हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। आज मैं सेट नंबर 2 लेकर के आया हूँ और ये इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये सारा मैं जो सेट ले करके आता हूँ, ये एजुटेरिया 5000 का सामान्य अध्ययन का जो बुक आया है उसमें जो MCQ लिए है उसी से मैं करवाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो है ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, आगे आने वाले एग्ज़ाम में बिहार SSC वगैरह में बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? क्या होगा इसका? अनुच्छेद 15 में है, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 19, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। यानी कि निम्नलिखित में उपर्युक्त सभी में सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, अनुच्छेद 15, 16 और 19। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है उसको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? मतलब 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 दिन हो जाएगा। यानी कि अधिकतम जो है 14 दिन तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो आपका क्या हो जाएगा इसका केवल एक सही है। मतलब भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्तीय आपात उद्घोषण का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? इसका 1 माह, 3 माह, 2 माह, 6 माह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 माह। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? इस मतलब 1962 में, 1963 में, 1964 में, 1961 में। क्या होगा इसका? यानी कि 1963 में लाया गया था। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? क्या होगा? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए उपबंध किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1987 में, 1991 में, 1992 में, 1998 में। इसका क्या होगा? यानी कि 1991 में चेलैया समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति, गोल्डन क्रांति। क्या होगा इसका हो जाएगा भूरी क्रांति से। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है: हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी, हॉट मनी। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा हॉट मनी। यानी कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है और लेकिन आसानी से चला भी जाता है, तो इसको बोलते हैं हॉट मनी बोला जाता है।
गन्ने गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। क्या अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति। कौन करता है? तो इसका आपका हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, यानी कि गन्ने का उचित और A नंबर हो जाएगा। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपको सरकारी, यानी कि ये कार्यक्रम शामिल नहीं था। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, यानी तीनों जो था ये शामिल था। सरकारी पदों का त्याग करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 30 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 5 अप्रैल 1930। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा 6 अप्रैल 1930, यानी कि दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? चौरा चौड़ी घटना जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। इसका हो जाएगा D नंबर गलत है। यह भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था, 9 अगस्त 1942। बाकी सारा सही है। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया था। नेक्स्ट देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया कब? 1828 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा, 1829 के नियम 12 के द्वारा। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका 1829 के नियम 17 के द्वारा, B नंबर इसका हो जाएगा। 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? पाल वंश, राष्ट्रकूट, पल्लव, प्रतिहार। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका पल्लव। पल्लव शामिल नहीं था, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार तीनों शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इसमें हो जाएगा उत्तर दिशा में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष जो मिले हैं उसमें उस शवों का जो सिर था वो उत्तर की दिशा की ओर था। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा चतुर्थ, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? निरंजना, पुनपुन, ऋजुपालिका, भागीरथी। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ऋजुपालिका, यानी कि महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? कच्चायन, संजय बेलंठी पुत्र, मखली पुत्र, पूरन कश्यप। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा मखली पुत्र, आपका C नंबर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखली पुत्र थे। नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है?
इसका हो जाएगा आपका जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन सा होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका शाहजहां, यानी कि शाहजहां शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? सेना अधिकारी, पत्राचार विभाग प्रमुख, राजस्व अधिकारी, आचरण अधिकारी। क्या हो जाएगा इसका? आचरण अधिकारी हो जाएगा। यानी कि मुगल काल में मुहतसिब जो था आचरण अधिकारी था। दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? राजस्व विभाग, दान विभाग, सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग। यानी कि इसका हो जाएगा सैन्य विभाग, सी नंबर हो जाएगा। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अकबर के शासनकाल का, मतलब बसावन और दशवंत अकबर के दरबारी चित्रकार थे। निम्नलिखित, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नरोरा उत्तर प्रदेश, कुडनकुलम कर्नाटक, ककरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। इसमें बी नंबर नहीं है, यानी कि कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, काकड़ापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी एवं फ्रांस। इसका हो जाएगा उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। यानी कि 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर, ये तो सही है, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए। इनमें से सभी क्या होगा इसका? इसका ये बी नंबर हो जाएगा। देखिए, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, सही है। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम न ही ज़्यादा होना चाहिए, भी सही है। जलन पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। B7 देखेंगे, विटामिन B7 से क्या होता है? इसका हो जाएगा B7 का बालों का झड़ना। B7 से क्या होगा? बालों का झड़ना हो जाएगा। B7 बालों का झड़ना। B12 का क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका B12 से प्रणाशी अरक्ता होना। B12 का प्रणाशी अरक्तता होना। अब विटामिन ई का क्या हो जाएगा? ई का बांझपन उत्पन्न होना, ई का बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन के क्या हो जाएगा? रक्त के थक्का जमने में, 4 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? B7 बालों का झड़ना, यानी कि B7 बालों का झड़ना, B का 3। अब फिर B12 अरक्तता होना, BE बांझपन होना, विटामिन के रक्त के थक्का जमने में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष, वर्णधांधता, ब्रेन ट्यूमर, घेंघा। क्या हो जाएगा इसमें? 32 का आपका वर्णधांधता हो जाएगा।
इसमें बंधाता जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह ऑक्सीजन का वहन करता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या बोला जाता है? संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण, गुप्त ऊष्मा। इसका हो जाएगा आपका गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त ऊष्मा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? केंद्रिका, हरित लवक, राइबोसोम, जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा जीव द्रव्य, यानी कि जीव द्रव्य कोशिका अंगों में से मतलब न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता निम्नलिखित कोशिका अंगों में से, यानी कि जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, आम। इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। अब इसमें देखिए कि इसमें क्या कर रहा है कि सूची 1 को 2 से मिलाइए। इसको मिलाएंगे हम लोग। प्रतिरोध का क्या होता है? प्रतिरोध का, रेसिस्टेंट का होता है ओम, है ना। रेसिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है ना। फिर विद्युत प्रवाह का एम्पियर हो जाएगा। विद्युत प्रवाह का एम्पियर। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल का न्यूटन। पावर का क्या हो जाएगा? पावर का वाट हो जाएगा, है ना। यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर 37 का जो है 37 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा, कॉपर। क्या हो जाएगा इसका? इसका लिथियम हो जाएगा, बी नंबर। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व है लिथियम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें प्राकृतिक, देखिए इसमें क्या है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटीन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी। इसका भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में किस राज्य के से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश से बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
फिर 44 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। रोहिला या ये गलत है, रोहिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, रोहिला हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक, सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, अग्लुहास। अग्लुहास नहीं है आपका, अग्लुहास क्या है, मतलब शीत महासागरीय जलधारा नहीं है अग्लुहास। बाकी सारा है, बेंगुएला है, बोल्ट है, लेब्राडोर है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, वैगई, कृष्णा। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा कावेरी नदी को, कावेरी नदी को। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, जंगल की आग। 1 और 2 यानी कि रिंग ऑफ फायर भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। क्या है 48 नंबर? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तकलामकान चीन में, थार भारत में, अटाकामा चिली में, गिब्सन अफ्रीका में। इसमें गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में होता है, अफ्रीका में नहीं होता है। तो देखेंगे तकलामकान जो है चीन में है, इसके बाद थार जो है भारत में है, अटाकामा चिली में है और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। फिर है नेक्स्ट है 49 नंबर, प्रतिरोधात्मक एवं घर्षणात्मक बेरोजगारी है। एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का होना, श्रमिकों व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, उपर्युक्त सभी। इसमें क्या होगा? 49 नंबर का सी नंबर हो जाएगा इसका, यानी कि व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी होता है। नेक्स्ट देंगे, लास्ट है और 50 नंबर है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका 1 और 2 यानी कि दोनों सही उत्तर है। यानी कि MSP क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। इस तरह से आज का 50 क्वेश्चन मैंने समाप्त किया है। फिर से मैं इसका सेट 3 लेकर के आऊँगा। आप लोग शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।